दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब टू स्टोरीज में से वन ऑफ द स्टोरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ सीगर्ल। अब एक स्टोरी आ रही है भाई फाइनली हम ह्यूमंस पे, जो कि है ब्लैक एरोप्लेन। भाई बहुत ही अलग ही मिस्टीरियस सा नाम है ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन्स भाई वाइट ही होते हैं राइट, बट यहाँ पर क्या गिवन है ब्लैक एरोप्लेन। क्यों है इस चैप्टर का नाम ब्लैक एरोप्लेन या इस स्टोरी का नाम ब्लैक एरोप्लेन, दैट वी विल गेट टू नो जब हम पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे। बट बिफोर दैट एक छोटी सी समरी देख लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा बहुत पता हो कि भाई हम कौन सी स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो आपकी सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, ये लिखी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। और ये ऑथर ने इस स्टोरी को इसलिए लिखा है ताकि आपको ये एक मैसेज मिल पाए कि भाई कभी भी कोई डिसीजन लो तो सोच समझ के लो, एनालाइज करके लो। ऐसा मत सोचो कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। वो जो एक बिहेवियर होता है ना कि बिल्कुल इग्नोरेंस सा बिहेवियर कि जो होगा देखा जाएगा राइट, किसको क्या पता क्या होने वाला है, तो लेट्स डू व्हाट वी वांट टू डू। बट कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही होती है, जो इग्नोरेंस होती है, इट कैन रिजल्ट टू अ वेरी ग्रेट डैमेज राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपका यही बिहेवियर रहा लाइफ में कि जो होगा देखा जाएगा, यानी बिफोर एनालाइजिंग, किसी भी चीज़ को परखने के पहले अगर आप कुछ कर देते हो तो दैट कैन बी डेंजरस वे समटाइम्स राइट। इस स्टोरी में भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक पायलट है और ये जो है फ्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये अपनी कंट्री को फ्लाई करके जा रहे हैं, यानी कि ये किसी एक जगह से अपनी होम टाउन जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी फैमिली से मिलेंगे, इनको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है और यही चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है कि येस फाइनली आई विल मीट माई फैमिली, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब ये फ्लाइट चल रही होती है यानी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, उस दौरान बहुत ज़्यादा एडवर्स वेदर कंडीशंस हो जाते हैं। स्टॉर्म आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स दिखने लगते हैं, बहुत अंधेरा है राइट। तो इस सिचुएशन में पायलट थोड़ा बहुत घबरा जाता है क्योंकि कि जब क्लियर नहीं होता, आगे का सराउंडिंग क्लियर नहीं है, कुछ विजन क्लियर नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, तो हाउ कैन द पर्सन फ्लाई द एरोप्लेन। सेम सिचुएशन पायलट के साथ है। बट ये जो एनालाइजेशन ऑफ सिचुएशन है कि मैं यहाँ आगे फ्लाइट फ्लाई करूँ, कि मैं वापस चले जाऊँ जहाँ मैं आया था एयरपोर्ट, वापस रिटर्न हो जाऊँ, फिर जब कंडीशंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी देन आई विल टेक द फ्लाइट राइट, ये सोचना और इसके आगे अपनी फैमिली से मिलने का एक्साइटमेंट, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने का एक्साइटमेंट जो है, ये दो चीज़ें हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन जो उस वक्त कंडीशन है उसको ज़्यादा ध्यान देते हो, महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो एज कंपेयर टू कि भाई जो आपकी हैप्पीनेस है, या फिर आप अपने हैप्पीनेस को ज़्यादा महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो एज कंपेयर टू उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशन है। क्लियर? तो ये क्या होने वाला है स्टोरी में कि हमारे जो पायलट हैं भाई, जो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो क्या चूज करते हैं, क्या वो अपनी एक्साइटमेंट, अपनी हैप्पीनेस को ओवरपावर होने देते हैं सिचुएशन पे, या फिर वो सिचुएशन को देखते हुए सोच समझ के जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी तब डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई फिर मैं अपनी फैमिली के पास जाने का सोचूंगा, अभी मुझे भाई ध्यान देना है अपने पे भी, और जो लोग बैठे हैं, जो पैसेंजर्स बैठे हैं एरोप्लेन में, उनकी हेल्थ या उनकी लाइफ के लिए भी राइट। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में जो कि लिखी हुई है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा। इस स्टोरी में जो पोएट हैं या ऑथर है, सॉरी, जो ऑथर हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि भाई क्या होता है, कैरेक्टर फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं, एग्जैक्टली क्या चीज़ होने वाली है, ये सब हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में। तो शॉर्ट में ये थोड़ी बहुत आउटलाइन थी क्योंकि जो मेन होने वाला है ना भाई स्टोरी में एंड, वो अभी बता देंगे तो पूरी स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। क्लियर? तो चलिए स्टोरी हमें थोड़ी बहुत क्लियर है कि होने क्या वाला है। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत एंड देन वी विल बिगिन विद आवर स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। ऑलराइट, So as already told, भाई ये story Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth. This is the man behind the story. Now Frederick McCarthy Forsyth, इनका पूरा नाम क्या है? Frederick McCarthy Forsyth CBE. Okay, he was born on 25th August 1938. ये कौन है? एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है, यानी ये इंग्लिश में बहुत सारे नोवेल्स लिखने के लिए फेमस है। The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects how one's judgment
gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. इस स्टोरी में बहुत ही ब्यूटिफुली आपको एक मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से किसी भी इंसान का एक इमेजिनेशन या फिर एक फैंटेसी कि भाई ऐसा होगा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक इंसान का जजमेंट यानी उस वक्त का एनालाइजेशन डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी की लाइफ में, ये सब रिफ्लेक्ट होने वाला है इस स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन में. इन शॉर्ट, एक पर्सन का एनालाइजेशन, जजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन किस तरीके से अफेक्ट हो जाता है अगर वो पर्सन अपनी फैंटेसीज, अपनी इमेजिनेशंस, अपनी हैप्पीनेस को उन पे ओवर पावर होने देता है. यही इस स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन में हम देखने वाले हैं. ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी विच इज ब्लैक एरोप्लेन. The black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. Moon कहाँ आ रहा था भाई? यहाँ पर बात क्या हो रही है कि ये moon was coming up in the east behind me. Obviously यहाँ पर भाई एरोप्लेन की बात हो रही है, पायलट इज इन द स्काई, तो यहाँ बात हो रही है कि जो मून है, जो चांद है, वो ईस्ट की तरफ आ रहा था और मेरे पीछे था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई above me. और मेरे ऊपर जो क्लियर स्काई था वहाँ स्टार्स ही स्टार्स शाइन कर रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और रात का समय है भाई, बिल्कुल एक भी क्लाउड नहीं है, और इस एरोप्लेन में, इतने अंधेरे में, इस एरोप्लेन में पायलट हैं और इस वक्त कोई भी क्लाउड्स नहीं है. देखो, जब विजन ब्लर होता है ना, जब भी अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया हो तो इश्यूज तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, राइट, तो विजन क्लियर नहीं हो पाता. बट अभी क्या है, क्लियर स्काई. तो ये जो हमारे पायलट हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि अभी स्लीपिंग कंट्री साइड यानी सब सो रहे होंगे इस वक्त, और वो अभी बिल्कुल हाई हैं इन द स्काई, और बिल्कुल ब्यूटीफुल सा सीन है, क्लियर स्काई है, कोई क्लाउड्स नहीं है, स्टार्स आर शाइनिंग, और इसमें वो अपनी फ्लाइट ले रहे हैं. सो ही इज वेरी हैप्पी टू टेक दिस फ्लाइट. ऑल राइट. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब आगे जो है पायलट बता रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ फ्लाई कर रहा था फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड बैक टू इंग्लैंड, यानी कि होता ना एक टर्न ओवर फ्लाइट, टर्न अराउंड फ्लाइट होती है, राइट. तो ये जो है फ्रांस के एयरपोर्ट से इंग्लैंड के एयरपोर्ट तक अब जा रहे थे. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. और मैं अपने हॉलीडे के बारे में ही ड्रीम कर रहा था कि भैया मेरा वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा. यानी यहाँ पर ये जो हमारे कैरेक्टर, ये जो पायलट हैं, वो कहाँ के रहने वाले हुए, इंग्लैंड के, यानी इंग्लैंड में है इनकी फैमिली. सो होम टाउन इनका कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है. तो ये जो है बहुत एक्साइटेड हैं, बस इमेजिन अपने हॉलीडे के बारे में ही कर रहे हैं कि वाओ, आई विल बी देयर विथ माय फैमिली वेरी सून, और यही सोचते सोचते जो है बहुत हैप्पीली इस फ्लाइट को लेने वाला है. I looked at my watch 1:30 in the morning. और फिर उन्होंने जैसे ही अपने वॉच में टाइम देखा, उनको क्या दिखा कि भाई 1:30 हो रहा था, सुबह के 1:30 बज रहे थे, और वो अब फ्लाइट के लिए रेडी थे. ऑल राइट. I should call Paris control soon. अब क्या होता है ना, जब फ्लाइट टेक ऑफ वगैरह होती है या लैंडिंग होती है, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग मिलती होगी पायलट्स को, कि इनको कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ से सारी कंट्रोलिंग हो रही है. तो ये अभी कहाँ है, फ्रांस में, तो पेरिस भी कहाँ है, फ्रांस में, राइट. तो ये अब पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करने का सोचते हैं कि मुझे अब जल्द से जल्द पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और जैसे ही उन्होंने एरोप्लेन की नोज को यानी टिप को देखा, तो उनको बहुत ज़्यादा लाइट्स दिख रही थी. एरोप्लेन से किसी भी कंट्री को अगर आप देखते हो, विंडो से देखो या पायलट के यहाँ से आगे से देख रहे हो सीट से, तो क्या होता है, बहुत सारी लाइट्स दिखती, राइट. ऊपर से सारी वो लाइट्स दिख रही होती है हर जगह की. तो इसी तरीके से इनको भी एक बहुत बड़ी कंट्री की लाइट्स दिख रही थी. I switched on the radio and said Paris Control Dakota DS088 here. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, और उनको कॉल करके क्या बोला, अब ये तो बोलेंगे नहीं कि हेलो दिस इज राहुल, हाउ आर यू, राइट, ऐसा तो बोलने नहीं वाले. ये क्या बोलते हैं, ये लोग अपना एरोप्लेन का नंबर, मॉडल नंबर, खुद का कुछ भी जो भी इंट्रोडक्शन को बताया होता है वो बोलते हैं. तो इन्होंने क्या बोला, पेरिस कंट्रोल, यानी जहां इन्होंने कॉल किया वो एक तरीके से बोल सकते हो कंफर्म करने के लिए कि भाई मैंने सही जगह कॉल किया है कि नहीं. तो इन्होंने बोला पेरिस कंट्रोल, और फिर इन्होंने नंबर बताया डकोटा DS088 हेयर, यानी कि जो एरोप्लेन था वो क्या था, ओल्ड डकोटा, और इसका नंबर क्या था, DS088. और इन्होंने कॉल किया कि भाई यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इस एरोप्लेन को जो फ्लाई कर रहा है पायलट, मैं वो बोल रहा हूँ.
कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और फिर इन्होंने बोला कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं अब इंग्लैंड के लिए निकल रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और ओवर, ओवर यानी दैट्स इट, ये मेरा फाइनल मैसेज था। क्लियर? तो इन्होंने जो है पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया, ये दे आर ऑलवेज वेयरिंग दीज हेडफोन्स, राइट, जस्ट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद दी कंप्लीट स्टाफ, और वी शुड से विद दी कंट्रोल रूम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, तो इन्होंने ऐसे ही कॉल करके इनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं ये एरोप्लेन का पायलट बोल रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, यानी आई एम ऑल रेडी टू बिगिन द फ्लाइट, और यहाँ से फिर मैं ओवर, यानी कि इट्स डन, दिस वॉज द फाइनल मैसेज। ऑल राइट, ओके। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और उसी वक्त इनको रिप्लाई मिला आंसर भाई, और वो क्या था, DS088 आई कैन हेयर यू। इन्होंने इनके मॉडल नंबर को रिपीट किया कि हाँ भाई, ताकि हम भी कंफर्म कर दें कि हमने सही नाम सुना है, DS088, और फिर उन्होंने बोला कि येस वी कैन हेयर यू, तो आई कैन हेयर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। और इनको एक इंस्ट्रक्शन मिला कि अब आपको वेस्ट की तरफ 12 डिग्रीज का टर्न लेना है एरोप्लेन से, ओवर, एंड दिस वाज द फाइनल मैसेज। आई चेक द मैप एंड द कंपस, और इन्होंने क्या चेक किया, इन्होंने मैप चेक किया भाई कि किस तरीके से इनको 12 डिग्रीज कहाँ लेके जाने वाला है, और कंपस चेक किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शंस होते हैं, देख सकते हो आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चारों डायरेक्शंस हैं यहाँ पर, और इन डायरेक्शंस में एक डिग्रीज से इन लोग को समझ जाता है कि हमें कितनी डिग्री किस तरीके से टर्न लेना है। तो इन्होंने मैप भी चेक कर लिया, कंपस भी चेक कर लिया, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 12 डिग्रीज टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और इन्होंने क्या किया, एरोप्लेन में देखो फ्यूल टैंक्स होते हैं, राइट, तो इन्होंने अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था ये, इसकी तरफ स्विच किया, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और वेस्ट की तरफ 12 डिग्री जो है इन्होंने अपने एरोप्लेन डकोटा को टर्न किया, और ये कहाँ था, टूवर्ड्स इंग्लैंड, राइट, क्योंकि ये इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, तो इंग्लैंड की तरफ जो डायरेक्शन जा रहा था वो 12 डिग्रीज था वेस्ट की तरफ, तो उन्होंने वो डायरेक्शन लिया सो दैट ही कैन गो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? ऑल राइट। I'll be in time for breakfast, I thought। भाई अब पायलट के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ, मैं अपनी इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करूँगा, तो ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही थी। और अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई अभी मैं राइट टाइम पे टेक ऑफ करने वाला हूँ, तो मैं राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपनी फैमिली के पास पहुँच जाऊँगा। I'll be in time। A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. And he was very excited, he was imagining about the breakfast. Full English breakfast, वहाँ का इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट होता है, आप इंग्लिश टी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट इस तरीके से कहते हो, कंप्लीट जो भी चीज़ें होती खाने की उसको आप बोलते हो पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट रेडी होगा, मैं फैमिली से टाइम पे मिलूंगा, मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा, और वो बहुत खुश थे कि बहुत ही ईजी फ्लाइट है, अभी तक कोई इश्यूज़ नहीं है या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि आप अभी टेक ऑफ नहीं कर सकते या वेदर कंडीशंस पुअर हैं, तो किसी भी तरीके की नेगेटिव कोई भी वाइब नहीं थी, बहुत खुश थे पायलट कि इट इज़ एन ईजी फ्लाइट। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge। और फिर क्या हुआ, इनको समझ आ गया, भाई मैप वगैरह देखकर पता चल जाता है कि 150 किलोमीटर्स थे अभी इंग्लैंड पहुंचने के लिए, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी कि सॉरी ये आगे पहुंच चुके थे, आई एम सो सॉरी, ऑलरेडी आगे पहुंच चुके थे, और जब इन्होंने देखा तो ये 150 किलोमीटर्स आगे आ गए थे, यानी इन्होंने जहाँ से स्टार्ट की थी अपनी फ्लाइट वहाँ से 150 किलोमीटर्स आगे ये पहुंच चुके थे। और जैसे ही इन्होंने पीछे देखा, इनको क्या दिखे भाई, इनको दिखे क्लाउड्स, बादल दिखे। कैसे क्लाउड्स? स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स इनको दिखने लगे, जो बहुत बड़े क्लाउड्स थे, और एक तरीके से तूफान आने वाला हो इस तरीके के बादल इनको दिख रहे थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky। और इनको ऐसा लग रहा था जैसे काले कलर के पर्वत, ब्लैक माउंटेन्स इनके सामने खड़े हों बिल्कुल, और ये जो है फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में इनको जो क्लाउड्स दिख रहे थे वो एक स्टॉर्म क्लाउड्स थे, राइट, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही डार्क कलर के क्लाउड्स होते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स, तो इनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ब्लैक कलर के माउंटेन्स जो हैं उनके सामने पूरे स्काई में खड़े हों। I knew I could not fly up and over them। और इनको पता था कि मैं इन क्लाउड्स के ऊपर या इनसे थोड़ा ऊंचा फ्लाई अप नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉर्म क्लाउड्स थे, नॉर्मल नहीं था कि बस मैं जाके निकल जाऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि।
एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम द नॉर्थ और साउथ। कब कभी का क्या होता है ना, जब वेदर कंडीशंस बहुत पुअर होती हैं, लैंडिंग नहीं कर सकते या थोड़ा आगे नहीं जा सकते, तो इनको इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप अपनी फ्लाइट को घुमा सकते हो उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि जब तक सारी कंडीशंस प्रॉपर नहीं हो जाती आप एरोप्लेन घुमाते रहो। बट यहाँ पायलट ने क्या बताया था कि उनका लास्ट फ्यूल टैंक था जो उन्होंने स्विच किया था टू, राइट। तो अब इनके पास फ्यूल भी नहीं है इतना कि भाई ये टर्न अराउंड करते रहे तो आगे जाने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा इनके पास, तो वो भी नहीं कर सकते थे। इनके पास क्या था भाई, रास्ता पता नहीं, बट ये उस वक्त ये तो इनको क्लियर था कि ना तो मैं इनके आगे से निकल सकता हूँ, ना मैं इनके ऊपर से फ्लाई कर सकता हूँ, ना ही मैं चारों तरफ घूम सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फ्यूल भी नहीं है इतना। क्लियर, ऑल राइट। I ought to go back to Paris. I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो ये क्या सोच रहे थे कि मुझे अब कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा, यानी आई हैव टू अगेन टर्न बैक टूवर्ड्स पेरिस। क्यों? क्योंकि भाई आगे की कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे जाना चाहिए, बिकॉज अ पायलट इज़ वेरी वेल अवेयर कि कैसी कंडीशंस में उनकी फ्लाइट आगे बढ़ सकती है और कैसी कंडीशंस में नहीं, राइट तो उनको समझ तो आ गया था कि मुझे अब आगे अपनी फ्लाइट नहीं ले जानी चाहिए, बट उनके दिमाग में क्या चल रहा था भाई, ब्रेकफास्ट, राइट अपनी फैमिली से मिलने का एक्साइटमेंट। तो उनको वो चीज़ जो है वापस याद आ गई कि नहीं भाई मैं अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ, मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि let it be भाई, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, I have to eat that English breakfast, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि I'll take the risk, मैं ये रिस्क लूंगा, खतरा लूंगा, और मैं सीधे सीधे उन्होंने क्या किया, अपने ओल्ड डकोटा यानी जो उनका एरोप्लेन था उसको सीधे सीधे स्टॉर्म्स में ले गए। तो ये जो बादल थे, स्टॉर्म्स थे, देख रहे हो आगे कितनी बुरी कंडीशन है, बट वो अपना एरोप्लेन जो है सीधे ले गए विदाउट थिंकिंग कि भाई एक रिस्क है, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स ऑफ द फ्लाइट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नहीं इन्होंने डिसीजन ले लिया दैट आई विल टेक माई फ्लाइट अहेड, और ये स्टॉर्म्स में जाके चले गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही क्लाउड्स में एंटर हुए एकदम से सब कुछ बहुत ब्लैक ब्लैक अंधेरा सा हो गया, क्योंकि देखो ऑलरेडी नाइट है, 1:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या हो रहा है कि इतना अंधेरा, उसके बावजूद स्टॉर्मी क्लाउड्स यानी तूफान वाले क्लाउड्स, ब्लैक माउंटेन्स की तरह, तो कितना डार्क होगा। और ऊपर से ये उसमें चली गई फ्लाइट, तो सब कुछ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि देखो इतना अंधेरा था कि वी कैन मेक आउट कि अगर हम इस एरोप्लेन में बैठे हों तो इस कंडीशन में हमको कुछ दिखेगा क्या, नहीं, तो उनको भी कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और ऑलरेडी ये क्या है, एक ओल्ड एरोप्लेन है, तो थोड़ी बहुत कह सकते हो कि एंड्योरेंस जो है स्टॉर्म्स को सहन करने की वो थोड़ी कम होगी। तो ये क्या हो रहा था ना, थोड़ा बहुत ऐसे हिल रहा है, इट वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, तो कहीं ना कहीं हवा में जो है इसकी बोल सकते हो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कभी आड़ा टेढ़ा चल रहा था ये एरोप्लेन। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, उन्होंने जैसे ही कंपास पे देखा जो डायरेक्शंस बताता है, उनको भरोसा नहीं हुआ। भाई ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. भाई कंपस काम ही नहीं कर रहा था, वो इतनी कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, बट जो उनका कंपस था ना भाई, वो चल ही नहीं रहा था। इट वॉज नॉट एट ऑल वर्किंग, वो बस घूमे जा रहा था, राउंड 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 घूमे जा रहा था, और इट वॉज डेड, इट वॉज कम्प्लीटली नॉट वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क, भाई वो काम ही नहीं करने वाला अब कंपस। सो द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू, और वही इंस्ट्रूमेंट, वही कंपस ही नहीं, बाकी जितने और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अब काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब इन्होंने सोचा कि भैया मुझे रेडियो यानी कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हो गई, सो दैट दे कैन इंस्ट्रक्ट द पायलट कि क्या करना है आगे। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। अब ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो इन्होंने एकदम से रेडियो ऑन किया, पैरिस कंट्रोल को कॉल करके ये लोग चिल्लाने लगे कि पैरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप सुन सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा डरे हुए थे, तो वो इनकी इस सेंटेंस में भी समझ आ रहा है। ऑल राइट, देयर वॉज नो आंसर, बट वहां से भी कोई आंसर नहीं आया। जब ये बोल रहे थे कि भाई पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, तो देयर वाज नो रिप्लाई। अगर होता तो आता, राइट, यस DS088 वी कैन हेयर यू, बट कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी अब काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, तो ना तो कंपास काम कर रहा था, ना ही रेडियो काम कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, no compass, and I could not see where I was lost in the storm। देखो एक तो इतना ज़्यादा अंधेरा,
तो बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था। दूसरी बात, इनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। तीसरी चीज, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। तो अल्टीमेटली इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं हूँ कहाँ पे। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म्स, ऐसा लग रहा था कि हवा में कहीं घूम गए हैं इस तूफान में। क्लियर? देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। बट एकदम से क्या हुआ, इतने अंधेरे में इनको एक एरोप्लेन दिखाई दिया। तो ये जब फ्लाई कर रहे थे तो इनको अपने आसपास क्या दिखाई दिया, एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब जब भी आपने कभी एरोप्लेन देखा हो या फ्लाई किया हो तो ये जो विंडो से विंग्स दिखती है उसमें लाइट्स लगी होती हैं, राइट? बट जब इन्होंने देखा भाई इस एरोप्लेन को, इसकी विंग्स पे कोई लाइट्स ही नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट वो देख पा रहे थे कि भाई मेरे एरोप्लेन के साथ साथ ये भी फ्लाई कर रहा है, वो भी इस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। और इन्होंने देखा कि भाई उस एरोप्लेन का पायलट भी इनकी तरफ ही देख रहा था। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और ये बहुत खुश हो गए भाई दूसरे को भी देखकर इस कंडीशन में, वो अकेले नहीं थे, एक और एरोप्लेन था और वो इतने खुश हो गए और इन्होंने क्या किया, अपना हाथ एक ऊपर किया और उसको वेव किया, हाय बोला कि आई कैन सी यू, राइट? इन्हें एक सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई मुझे दिख रहा है कि तुम देख रहे हो। तो सॉर्ट ऑफ वो समझ पाए कि ही इज़ वेरी हैप्पी या ही नीड्स हेल्प। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप होमवर्क नहीं करके जाते हो कभी अपने स्कूल में, और भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है, अब 49 स्टूडेंट्स होमवर्क करके आए, आप नहीं करके आओ, तो जो टीचर की डांट पड़ती है ना, वो जो उस वक्त बुरा लगता है ना, बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले होते हो जो डांट खा रहे होते हो। बट वहीं अगर ऐसा कुछ हो कि एक और स्टूडेंट निकले भाई, कि 50 में से 48 स्टूडेंट्स होमवर्क करके आए, एक और स्टूडेंट है जो आपका साथीदार है भाई जिसने होमवर्क नहीं किया, तो आपको वो बुरा नहीं लगता। टीचर कितना भी चिल्ला ले आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? आपको लगता है भाई मैं अकेला थोड़ी ना, एक और है, राइट? तो वो जो फीलिंग होती ना कि आई एम नॉट दी वन, एक और इंसान है मेरे साथ, सेम फीलिंग इस बार पायलट के साथ हो रही थी कि मैं अकेला नहीं हूँ भाई जिसने रिस्क लिया है स्टॉर्म में, जो खो गया है, जिसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बल्कि एक और एरोप्लेन है। तो कैसे ना कैसे करके दो लोग हैं तो भाई कोई ना कोई सोल्यूशन तो अब निकल जाएगा। तो ही वॉज अ बिट रिलैक्स्ड। ओके, ऑल राइट, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो एरोप्लेन से वो पायलट क्या बोल रहे थे, वो इनको बोल रहे थे कि भाई मुझे फॉलो करो। ठीक है? वो बार बार बोल रहे थे कि मेरे पीछे पीछे आओ। यानी मे बी वो एरोप्लेन वाले जो पायलट थे दूसरे, उनको समझ आ गया था कि भाई मुझे किस तरीके से निकलना है, तो ही वॉज अवेयर। तो वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि यू कैन नाउ फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. और ये जो पायलट थे उन्होंने एकदम से सोचा कि मैं भी, वो जो पायलट है वो समझ गए कि मैं जो हूँ घूम गया हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और इसीलिए वो मेरी मदद कर रहे हैं। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my डकोटा। और इनका जो एरोप्लेन था उसके ही सामने उस एरोप्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, नॉर्थ की तरफ इनके सामने से निकला। So that it would be easier for me to follow him. और वो इनके आगे से क्यों निकला? भैया आगे जाएगा एरोप्लेन तभी तो ये फॉलो करेंगे, राइट? तो इस पायलट के लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाए दूसरे एरोप्लेन को फॉलो करना, इसीलिए जो दूसरे पायलट थे उन्होंने नॉर्थ की तरफ इनके एरोप्लेन के आगे से टर्न लिया और ये जो है इस एरोप्लेन को अब फॉलो करते हुए जा रहे थे। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और जैसे कि एक बहुत ही obedient सा बच्चा होता है जो हर किसी का कहना मानता है, उसी तरीके से ये भी इस एरोप्लेन को फॉलो कर रहे थे। यानी बहुत खुश थे कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फॉलो करना है, कि मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, मैं किस तरीके से निकलूंगा, बट अब ये एरोप्लेन आ गया है तो इनको पता है भाई आगे आगे चलेंगे, इनको समझ आएगी सिचुएशन, तो मैं भी इनके पीछे पीछे फॉलो करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी बच जाऊंगा। सेम वे भाई कि जैसे आपको पता नहीं होता कि भाई जैसे आपको अपने मम्मी पापा जो है कहीं पे लेके जाते हैं, जैसे फेयर में ले जाते हैं, मेले में ले जाते हैं, जब आप छोटे थे तो इतनी भीड़ होती है आपको समझ नहीं आता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आप क्या करते हो, आप चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हो और सीधे सीधे चलते जाते हो जहाँ वो लेके जाते हैं। सेम वे में यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि भाई इस एरोप्लेन के जो पायलट थे इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। भी इतनी ज्यादा तूफान था, बिल्कुल ब्लैक था, अंधेरा था, इट वॉज टू डार्क कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था। बट सडनली ये एरोप्लेन वाले जो पायलट हैं बोलते हैं कि भाई फॉलो मी, तो ये खुश हो गए। लाइक किसी के पेरेंट्स जब आपके होते हैं ना कि भाई फिक्र मत करो मैं हूँ, वैसी टाइप की फीलिंग जो है अब इस पायलट को आ रही थी कि ओके समबडी इज देयर जो मेरी हेल्प करेगा। ऑल राइट, तो ये जो है फॉलो करते हुए चले गए इस एरोप्लेन को।
आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे के बाद भी, यानी फॉलो करते करते आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे के बाद भी वो जो दूसरा एरोप्लेन है इस पायलट को, जो हमारे मेन कैरेक्टर है, इनको दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई मेरे आगे वो एरोप्लेन है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और जैसे ही इन्होंने अपना फ्यूल टैंक चेक किया, इनको समझ आ गया कि भाई मेरे एरोप्लेन में उतना ही फ्यूल है कि ये 5 to 10 मिनट्स और फ्लाई कर पाएगा, यानी विद इन 10 मिनट्स मुझे लैंड करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अब फ्यूल बचा ही नहीं है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। भाई इतनी मुश्किल से आधे घंटे तक इस पायलट को थोड़ी बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक रिलैक्सेशन मिल गया था, एक चैन की सांस लेने को मिली थी कि कैसे भी करके एक एरोप्लेन आया मेरी मदद के लिए। बट एक और भाई सिचुएशन आ गई, क्या कि जो फ्यूल था वो था ही नहीं इतना कि अब वो 10 मिनट से ज़्यादा फ्लाई कर पाए। तो फिर से वो डर, वो सिचुएशन जो है इनको फेस करनी पड़ रही थी। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। बट फिर धीरे धीरे वो एरोप्लेन जो नीचे की तरफ जा रहा था, और इन्होंने भी स्टॉर्म में, क्योंकि इस एरोप्लेन में कुछ दिख नहीं रहा है इस पायलट को, राइट, इतना ज़्यादा स्टॉर्म है, अंधेरा है कि इनको कुछ नहीं दिख रहा था, तो ये आगे वाले एरोप्लेन को बस फॉलो करते हुए जा रहे थे। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 straight lines of lights in front of me। और वैसे ही धीरे क्या हुआ, एकदम से जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे, वो जो है क्लाउड्स के बाहर, यानी कि अब बादल नहीं थे, अब बादल के बिल्कुल बाहर आ चुके थे ये, और इनको क्या दिखा, इनको दिखी कि 2 स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं कहीं की लाइट्स की। अगर आपने कभी फ्लाई किया हो तो जैसे ही एयरपोर्ट आने लगता है ना, तो हमको दिखता है विंडो से कि लाइट्स दिखती हैं, बिल्कुल रनवे पे बहुत सारी लाइट्स लगी होती है ताकि पायलट को दिखे इतने अंधेरे में भी कि हाँ भाई ये रनवे है, ठीक है। तो इनको भी दिख गई वो 2 लाइट्स कि हाँ ये लाइट्स दिख रही हैं इस तरीके से कि हाँ यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। इट वॉज अ रनवे एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, भाई कि फाइनली रनवे है तो मैं अब लैंडिंग करूंगा और मुझे अब फ्यूल की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एन एयरपोर्ट, रनवे कहाँ होता है भाई, एयरपोर्ट पे, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। आई वॉज सेफ एंड ही वॉज सो रिलैक्स्ड कि भाई मैं बच गया। उनको क्या लग रहा था कि अगर फ्यूल का इशू हो जाता या फिर ये एरोप्लेन नहीं आता तो कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो सकती थी, मे बी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता। बट फाइनली एक एरोप्लेन भी आ गया एंड फ्यूल खत्म होने के पहले ये एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और इन्होंने जो एरोप्लेन देखा था जो कि एक ब्लैक एरोप्लेन था, उस एरोप्लेन को वो ढूंढने लगे कि भाई वो मेरा एक फ्रेंड अब तो लाइफ टाइम फ्रेंड बन जाएगा क्योंकि उसने मदद की इन पायलट की। तो वो उनको ढूंढ रहे थे कि भाई वो कहाँ पर है, तो वो स्काई में कोई था ही नहीं, यानी वो एरोप्लेन अब उनको दिख ही नहीं रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और उनको कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं वो जिसने इनकी मदद की थी, और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी एरोप्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज ऑल एम्प्टी, ऑल क्लियर। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और ये जो है जैसे ही लैंड हुए और इनको क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा था, इनको बस निकल के यूं क्या करना था भाई, उस आदमी को ढूंढना था, उस पायलट को ढूंढना था जिसने इनकी मदद की। तो ये जो है सीधे सीधे कंट्रोल रूम चले गए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। और वहाँ पे जाके कंट्रोल रूम में एक वुमन बैठी हुई थी वहाँ पर, और उनसे जाके उन्होंने पूछा कि भाई मैं अभी जो फ्लाइट कर रहा था, मेरे साथ एक और पायलट थे, एक और एरोप्लेन था, तो मुझे उन पायलट के बारे में जानकारी चाहिए कि वो पायलट कहाँ गए। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो इन्होंने सोचा था कि फाइनली मैं थैंक यू कब बोलूँगा, जब हम लैंड कर जाएंगे, राइट। तो वो जो है थैंक यू बोलना चाहते थे उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। बट वो वुमन ने क्या किया, वो उसको बहुत अजीब तरीके से देखने लगी पायलट को, और एकदम से हंस दी, उनकी हंसी निकल गई। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। Another aeroplane up there in the storm? No, other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar। तो ये कंट्रोल रूम की जो वुमन थी वो ये बोलती हैं कि कोई दूसरा एरोप्लेन, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आज तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन था जो मुझे रडार पे दिखा था। यानी आज टुनाइट जो है कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई ही नहीं कर रहा था, सिर्फ तुम अकेले थे जिसकी फ्लाइट थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास?
और a radio and without any more fuel in my tanks. तो उसी वक्त वो पायलट जो है क्वेश्चन करता है कि भाई फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की जब मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो था, ना मेरे पास इतना पर्याप्त इनफ फ्यूल था कि मैं यहाँ तक आ पाता। तो फिर इतनी सेफली जो मेरी लैंडिंग हो गई है, मैं इतनी सेफली पहुँच पाया हूँ, ये किसकी वजह से हुआ है? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और यही वो सोचते रह गया पायलट कि भाई वो कौन पायलट था जो उस ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था, जिसकी विंग्स पे लाइट भी नहीं जल रही थी। तो वो था कौन जो इतनी तूफान में एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था और मेरी उसने मदद की। यानी अल्टीमेटली देयर वाज नो एरोप्लेन और व्हाट, ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ऑथर ने कंप्लीट कर दी स्टोरी और हमको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई सोचो कि ये क्या है। या तो आप इसको एक मिरेकल ले लो, राइट, कि चमत्कार, सॉर्ट ऑफ की गॉड सेंड समवन, एन एंजल, और उसकी वजह से ये इंसान जो है बच पाया, ठीक है, क्योंकि कोई था ही नहीं ऐसा कोई एरोप्लेन जिसकी विंग्स पे लाइट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इतने स्टॉर्म में और कोई फ्लाइट्स थी ही नहीं, जैसे कंट्रोल रूम में उस वुमन ने बताया। तो दिस पायलट वॉज टोटली कन्फ्यूज कि भाई वो कौन था जिसने मेरी मदद की और मैं इतना सेफली यहाँ पर पहुँच पाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने इतने गलत डिसीजंस लिए। इनको जब पता चल रहा था कि भाई आगे स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, इनको करना क्या चाहिए था? इनको वापस चले जाना चाहिए था, बट नहीं, हमको तो है ना हॉलीडे के लिए जाना है इस पायलट को, इसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। और वो सारी जो इनकी इमेजिनेशंस थी, वो जो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट था, उसने ओवर पावर कर दिया इस सिचुएशन पे और ये बिल्कुल चले गए। वो तो अच्छा है ये ब्लैक एरोप्लेन था, नहीं होता तो गॉड नोस क्या होता, राइट, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो सकता था। तो अब आगे क्या हुआ भाई, वो ब्लैक एरोप्लेन था कि नहीं था, कि वो कौन था, ये सब तो कुछ भी नहीं बताया आगे स्टोरी में। तो वी आर लेफ्ट विथ नो क्लू कि आगे क्या होने वाला है। बट दिस इज द कंप्लीट स्टोरी गिविंग अस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि भाई अपने इमेजिनेशंस, अपनी सोच, इन सबको ना हावी मत होने दो उस पर्टिकुलर सिचुएशन एनालाइजेशन पे, राइट। हमेशा जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, गिवन सिचुएशंस हैं, ट्राई टू एनालाइज दैट। सोचो कि उस सिचुएशन में क्या सही होगा, ये नहीं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूं, जो सही होगा वो करो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पायलट ये कोशिश करते कि मैं चलो वापस चला जाता हूँ, तो थोड़ा लेट पहुँचते इंग्लैंड, पर पहुँचते तो सही, राइट, फैमिली से मिलते, थोड़ा लेट पहुँचते, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते और क्या डिनर तो कर ही लेते। तो ये जो सोच है वो अगर आ जाती इस पायलट के दिमाग में, तो हो सकता था इतनी ज़्यादा सिचुएशंस जो है उनको फेस नहीं करनी पड़ती, वो डर फेस नहीं करना पड़ता, और कहीं ना कहीं बिल्कुल बोल सकते हो एक मार्जिन से क्या एक अनफॉर्चुनेट इवेंट मिस हुआ है, एक थोड़ी सी एक मार्जिन से बिल्कुल पहुंचने वाले थे कि अगर ये एरोप्लेन नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक्सीडेंट हो सकता था। बट इट डिडंट हैपन जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमको ऑथर को एक मैसेज देना था भाई कि ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। डू नॉट ट्राई टू इमेजिन और डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग योर हैप्पीनेस ओवर द करेक्ट सिचुएशन, कि वो ओवर पार कर जाए और आप वो कर जाओ जो सही नहीं है। क्लियर? सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। आई नो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि भैया कौन ब्लैक एरोप्लेन है, थोड़ा बहुत बता देना चाहिए था ऑथर को, बट इट्स ओके, हमें तो मैसेज मिल गया है अपनी स्टोरी से एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। क्लियर? सो आई होप वी आर ऑल डन विद द स्टोरी। अब क्विकली हम एक छोटी सी समरी देख लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू समराइज द होल चैप्टर इन फ्यू paragraphs. All right, चलिए चेक करते हैं the story of the. So the summary of the story Black Aeroplane is, the present story offers a psychological insight into a character under stress. ये स्टोरी क्या कर रहा है ना, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा है, आपको एक इंसाइट यानी कि आपको अंदर की एक कंडीशन दिखा रहा है कि किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो स्ट्रेस में होता है, राइट। अब देखो, आप जब भी किसी चीज़ या किसी सिचुएशन से रिलेटेड स्ट्रेस में होते हो, टेंशन में होते हो, तो देखो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल लेते हैं, सोचते हैं, ध्यान से पीसफुली बैठते हैं और एक राइट सोल्यूशन निकालकर अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो टेंशन में ना उनको समझ नहीं आता, तो जो दिमाग में आता है वो कर जाते हैं, राइट। और अल्टीमेटली वो तीर निशाने पे लगे, वो राइट डायरेक्शन में डार्ट लगे, वो ज़रूरी नहीं है। इट कैन हैपन कि सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाए। तो आपके ऊपर है आप कौन से इंसान हो जो अंडर स्ट्रेस भी कुछ डिसीजंस पीसफुली लेने की कोशिश करता है, या फिर आप ऐसे इंसान हो जो अंडर स्ट्रेस रिएक्ट कर देते हो, यू नेवर एक्ट, यू रिएक्ट, तो दैट इज नॉट गुड। और यही इस स्टोरी में हमको समझ आता है। इट इज एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द नरेटर्स एनकाउंटर with the pilot of a black aeroplane who comes to his rescue in distress. It is a mystery built around the black aeroplane and its
पायलट। बिल्कुल एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई है, राइट? आपके लिए एक सस्पेंस तो क्रिएटेड हो ही गया है कि आगे हुआ क्या, क्या था, वो ब्लैक एरोप्लेन था कि नहीं था। तो वो चीज़ जो है एक तरीके से ऑथर ने एक मिस्ट्री क्रिएट की है कि यू आर ओपन टू एनालाइजेशंस, ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, कि आपको किस तरीके से सोचना है, स्टोरी आपके ऊपर है कि आगे क्या हुआ। बट ये स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको ये समझ आता है कि भाई किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो एक बुरी से बुरी सिचुएशन में पहुंचता है, और किस तरीके से एक दूसरे एरोप्लेन ने, जो कि ब्लैक एरोप्लेन था, उसने इस बुरी सी सिचुएशन में, एक डिस्ट्रेसफुल, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस पायलट की मदद की टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऑल राइट, The lesson Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. अब ये जो स्टोरी है इसमें ऑथर हमें यही बताना चाहते हैं कि कैसे किसी का भी जजमेंट, हाउ वंस जजमेंट्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट यानी कि चेंज हो जाना, शेप, यानी जिस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए वैसा नहीं है, उल्टा फुल्टा हो जाना, जंबलडब हो जाना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस तरीके से एक इंसान का जजमेंट खराब हो सकता है। क्योंकि वो एक फैंटेसी में है भाई, वो कुछ और ही सोच रहा है, एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और वो जो दूसरी उसकी सिचुएशन चल रही है दिमाग में, जो खुशी, जो एक्साइटमेंट थी यहाँ पायलट के दिमाग में कि आई विल मीट माई फैमिली, आई विल एंजॉय द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पायलट के दिमाग में जो चल रही थी, फैंटेसीज चल रही थी, उसकी वजह से इनका जो एक जजमेंट था कि मुझे स्टॉर्म में आगे बढ़ना चाहिए कि वापस चले जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, राइट? अगर ब्लैक एरोप्लेन नहीं आता तो इनका जो फाइनल जो इन्होंने सोचा था कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा स्टॉर्म में क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत डिसीजन था। तो आपको हमेशा अपनी फैंटेसीज को अलग रखना चाहिए और जजमेंट जो है प्रॉपर सिचुएशन पे बेस्ड लेना चाहिए। In this chapter, the narrator is a pilot who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. अब इस स्टोरी में हमसे बात कौन कर रहा था भाई? पायलट, राइट? वो खुद बता रहे थे कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, आई फर्स्ट पर्सन में चल रहा था पूरा स्टोरी। यानी यहाँ पर जो नरेटर हैं, यानी जो अपनी स्टोरी बता रहे थे, जो नरेट कर रहे थे, वो एक पायलट हैं जो कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड में इनकी फैमिली है, और वो जो है एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं स्टॉर्म्स में जाके फ्लाई करने का, जस्ट बिकॉज वो बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। ऑल राइट, miraculously he somehow manages to escape with the help of a mysterious एरोप्लेन। बट कैसे भी करके एक मिराकल हो जाता है, एक चमत्कार हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जो इनकी मदद करता है टू सेफली लैंड ऑन द एयरपोर्ट, राइट? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक चमत्कार हो गया। हर किसी की लाइफ में नहीं होता कि आप गलत डिसीजन ले लो फिर भी कुछ सही हो जाए। तो आपको इससे सीखना है कि हमेशा हमें सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए एक सही डिसीजन लेना चाहिए। 10 बार सोचो अगर कोई डिसीजन लेना है तो, रादर ये सोचते हुए कि ऐसा होगा, वो इमेजिनेशंस मत लो, अपने हिसाब से मत सोचो। जैसे यहाँ पर इनको लग रहा था कि नहीं सब ठीक है, बढ़िया फ्लाइट है, मुझे तो अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, मुझे तो अपनी फैमिली से मिलने को मिलेगा। ये नहीं सोच रहे थे कि अभी मुझे क्या करना है, वो तो बात की बात है, अभी मुझे क्या करना चाहिए उस पर फोकस ना करते हुए वो अपनी फैंटेसीज में ही बिल्कुल बिजी थे। ऑल राइट, अ पायलट वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन एट नाइट। अब स्टोरी में क्या होता है इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। तो पायलट जो है वो ओल्ड डकोटा प्लेट नाम है जो एरोप्लेन का, वो रात को फ्लाई कर रहे थे। द स्टार्स वर शाइनिंग एंड देयर वाज नॉट अ ट्रेस ऑफ क्लाउड्स। बढ़िया क्लियर स्काई था, कोई क्लाउड्स नहीं थे, और बहुत ही प्यारा डार्जलिंग सा सीन था, ब्यूटीफुली स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे थे। द स्काई वॉज क्लियर एंड द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस एंड गोइंग बैक टू इंग्लैंड। स्काई बिल्कुल क्लियर था और प्लेन जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। द पायलट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। पायलट बहुत खुश थे, क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी फैमिली से मिलने वाले थे। ही वॉज लॉस्ट इन द ड्रीम्स ऑफ हिज हॉलीडे एंड फैमिली। और कहीं ना कहीं वो अपनी फैंटेसी, अपनी ड्रीम्स, अपने सपनों में ही खोए हुए थे कि मैं अब अपने हॉलीडे के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ, राइट? उनका फोकस इस पर नहीं था कि मुझे अभी देख लेना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना है, राइट? Around 1:30 a.m. he called Paris control room to inquire about the route and लोकेशन। और सुबह के 1:30 हो रहे थे और उस वक्त उन्होंने कॉल करके पूछा पेरिस कंट्रोल रूम से कि भाई सॉर्ट ऑफ वो इंक्वायरी करना चाहते थे, पता करना चाहते थे कि क्या रूट है, मुझे अब कितना टर्न लेना है टू रीच इंग्लैंड। द कंट्रोल रूम इंस्ट्रक्टेड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। और कंट्रोल रूम ने क्या बोला कि येस वी कैन हियर यू DS088, और आपको 12 डिग्रीज टर्न लेना है टुवर्ड्स वेस्ट। The pilot checked the map and the compass, switched over to his second and last fuel tank and turned the plane 12 degrees west towards England.
और फाइनली जैसे ही ये उन्होंने कंट्रोल रूम से सुना कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न लेना है, इन्होंने अपना कंपास चेक किया, मैप चेक किया, और जो इनका लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक था उस पर एरोप्लेन को स्विच करते हुए इन्होंने 12 डिग्रीज जो है टर्न ले लिया टुवर्ड्स इंग्लैंड। He expected to join his family फॉर द ब्रेकफास्ट। और अभी भी जब वो टाइम पे इंग्लैंड के लिए टर्न ले रहे थे तो उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मुझे आगे की फ्लाइट पे फोकस करना है, पैसेंजर्स सेफ है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। उनके दिमाग में क्या था कि भाई टाइम पे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। यानी अगेन वो अपने ड्रीम्स में ही पूरे थे कि हाँ भाई मुझे अपनी फैमिली के साथ पास पहुंचना है, अब मैं राइट टाइम पे टेक ऑफ कर चुका हूँ, राइट टाइम पे लैंड करूंगा। तो यही सब चीज़ें उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी। ऑल राइट। When Paris was 150 kilometers behind, the pilot saw the black storm clouds approaching the plane. और जैसे ही ये अपने एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर्स आगे तक पहुंच चुके थे, यानी पेरिस इनसे 150 किलोमीटर्स पीछे था, इनको क्या दिखे? इनको स्टॉर्म क्लाउड्स दिखे, तूफानी बादल दिखे। He could not fly over them. और ये तो श्योरिटी थी, उनको पता था कि मैं उन क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर स्टॉर्मी क्लाउड्स, तो कुछ भी हो सकता है। Also, he did not have enough fuel to fly around them south or north. और अगर वो चाहते, नॉर्मली अगर कुछ ऐसा होता है तो फ्लाई जो पायलट हैं वो डिसीजन लेते हैं कि आई वुड फ्लाई अराउंड, ठीक है, वो घूमते रहेंगे। बट इनके पास फ्यूल भी नहीं था, वही लास्ट फ्यूल टैंक था, तो ये रोम अराउंड भी नहीं कर सकते थे। Initially, he thought of going back to Paris, but his strong urge to meet his family members led him straight into the storm. इनिशियली तो वो क्या कर रहे थे भाई? इनिशियली वो सोच रहे थे कि मैं वापस चला जाता हूँ, राइट? उन्होंने एक बार सोचा, एक बार तो राइट डिसीजन लेने की कोशिश की थी कि मैं वापस चला जाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा कंडीशन, वेदर कंडीशन एडवर्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है सिचुएशन। बट हुआ क्या भाई? इनके दिमाग में जो चल रहा था कि मुझे घर पहुँचना है, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ, दैट थिंग ओवरपावर्ड हिज डिसीजन। वो हावी हो गई और फिर इन्होंने डिसीजन लिया, नहीं भाई मैं तो आगे जाऊँगा, एंड ही वेंट अहेड। Urged to meet his family. It was absolutely dark inside the clouds. और जैसे ही वो नीचे अंदर चले गए, जो फैमिली से मिलने की जो वो उनकी अर्ज थी, वो जो उनके अंदर वो था ना डेस्परेशन की, नहीं भाई फैमिली से मिलना है, उस वजह से वो क्लाउड्स में चले गए। द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। और इस वजह से जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, उन वजह से जो प्लेन था वो यहाँ तो जंप कर रहा था या ट्विस्ट कर रहा था, क्योंकि भाई स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं तो उसकी वजह से इनके ऊपर जो एयरप्लेन होता है उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता है, तो वो लोग हिलता रहता है एरोप्लेन। The pilot, all the instruments had stopped working. The pilot lost his contact with the ground staff because his compass and radio had stopped functioning. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन में उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, वो कंपस हो, वो रेडियो हो, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें। और जब वो पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे हमने यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ की तरह बताया, यानी एयरप्लेन में एक स्टाफ तो कहाँ होता है? स्काई में, जैसे पायलट, केबिन क्रूज वगैरह, और जो बाकी एयरपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टाफ। तो ग्राउंड स्टाफ से भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। ऑल राइट। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम। और एकदम से उनको दूसरा एरोप्लेन अपने पास से जाता हुआ दिखा। That strange black aeroplane had no lights on its wings. और ये बहुत स्ट्रेंज क्यों था? क्योंकि एरोप्लेन वाइट होते हैं, राइट? और उन पे फिर जो भी प्रिंट वगैरह होता है अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री, तो ये एरोप्लेन तो भाई ब्लैक कलर का था, नंबर 1, और इसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज था। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम। और इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने वेव किया था, राइट, कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, और वो एरोप्लेन के जो पायलट हैं उन्होंने इनको बोला कि फॉलो मी, और वो आगे निकले ताकि ये इनको फॉलो कर पाए। The pilot flew in the clouds for half an hour. He had only fuel left to fly another 15 minutes. क्या लिखा हुआ है कि भाई फिर आधे घंटे तक तो ये फॉलो करते गए, फ्लाई करते गए, फ्लाई करते गए, फिर इनको दिखा कि मेरे फ्यूल टैंक में है तो 5 या 10 मिनट, तो 15 मिनट्स मत लिखो, जो दिया है वही लिखो, 5 to 10 मिनट्स, कि अब इनके पास 5 से 10 मिनट का ही टाइम था कि जितना ये एरोप्लेन को और फ्लाई कर सकते थे, क्योंकि इतना ही फ्यूल टैंक में बचा था। द पायलट वॉज फ्राइटेंड। अभी सब कुछ ठीक हुआ था कि बट फिर से एक सिचुएशन आ गई जिस वजह से पायलट वॉज वेरी फ्राइटेंड, डर गए थे, क्यों? क्योंकि अब फ्यूल ही नहीं था आगे बढ़ने के लिए। सडनली द ब्लैक एरोप्लेन डिसेंडेड एंड द पायलट फॉलोड हिम। और एकदम से उनको क्या दिखता है कि भाई ये जो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो जो है डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो पायलट थे इन्होंने भी अपने एरोप्लेन से इस एरोप्लेन को फॉलो करना सही समझा।
फाइनली द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम टू एन एयरपोर्ट फॉर लैंडिंग। और फिर उनको क्या दिखी भाई, लाइट्स दिखी थी, रनवे दिख गया था इनको कि एयरपोर्ट है, तो वो खुश हो गए थे कि फाइनली भाई मुझे एयरपोर्ट दिख रहा है, तो वो सेफली अब लैंड कर पाएंगे। The pilot was thrilled to see the runway, but when he turned his head to thank the pilot of the black aeroplane, he could not see him anywhere. और पायलट जो है खुश हो गया था कि हाँ भाई मैं सेफली जो हूँ लैंड कर चुका हूँ, मैं फाइनली इस एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि ही वांटेड टू थैंक दैट पायलट जिन्होंने इनकी हेल्प की थी, तो वो पायलट उनको दिखाई नहीं। तो कहीं ना कहीं यू नो कि वो उनके दिमाग में रह गया कि यार मैं थैंक यू नहीं बोल पाया, वो पायलट कहाँ गया, वो क्वेश्चन उनके दिमाग में रह गया। ऑल राइट। After landing, the pilot immediately rushed to the control center. अब उनको क्या करना था भाई, उनको तो बस थैंक यू बोलना था उस पायलट को। पहुंच गए, ठीक है, हैप्पी हैं, ठीक है, सैटिस्फाइड हैं, ठीक है, रिलैक्स्ड है, ऑल ओके, बट थैंक यू भी तो बोलना उस पायलट को। तो वो कहाँ गए, पेरिस कंट्रोल रूम, ठीक है, सॉरी पेरिस नहीं, जहाँ पे भी लैंड हुए थे वहाँ के कंट्रोल रूम, वहाँ गए। और पायलट ने जो है कंट्रोल रूम में जाकर, एक वुमन बैठी थी, उनसे इंक्वायरी की कि वो जो एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन मेरे एरोप्लेन के साथ फ्लाई कर रहा था, उसके पायलट कहाँ है, which guided him all the way to the airport. The woman on duty at control center told him that no other plane was seen flying that night. और फिर जो वुमन उस कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने बोला कि भाई रेडार पे यानी कि दिखता है राइट कितने एरोप्लेन्स जो हैं उस वक्त कहाँ कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके अलावा और कोई एरोप्लेन तो था ही नहीं जो उस रात फ्लाई कर रहा था। शी हैड सीन ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडार, और सिर्फ आप ही का प्लेन है जो रेडार पे दिख रहा था। The pilot was surprised to hear all this and kept on wondering who had helped him to arrive and land safely. और वो जो है शॉक्ड हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे कि भाई ऐसे कैसे, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, और नहीं था तो भाई फिर किस तरीके से मेरी मदद हुई, उस वो पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की, विदाउट अ कंपास, विदाउट अ रेडियो, विदाउट इनफ फ्यूल, मुझे यहाँ तक सेफ्टी के साथ लैंड कराने के लिए। And without any more fuel left in his tank, he kept thinking about that strange black aeroplane and its mysterious pilot. और लगातार वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि भाई वो एरोप्लेन कौन था, कौन सा था ब्लैक एरोप्लेन, और उसको चलाने वाला पायलट जो कि मिस्टीरियस राइट, क्योंकि पता ही नहीं वो कौन है, तो वो मिस्टीरियस पायलट कौन था। यानी इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारे पायलट फाइनली पहुंच तो गए, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनके दिमाग में था कि भाई वो कौन था जिसने मेरी मदद की टू यू नो सेफली लैंड एट द एयरपोर्ट, ताकि मैं और मेरे पैसेंजर्स दोनों ही सेफली यहाँ पर पहुंच पाए। बट वो था कौन, नोबडी नोज, बट ही इज अल्टीमेटली देयर। तो कहीं ना कहीं इस पायलट को अब हमेशा के लिए, लाइफ टाइम ये दिमाग में रहेगा कि भाई ये सब चीज़ें ना सोचूं मैं कि मुझे हॉलीडे के लिए जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है फैमिली के साथ, बल्कि वो उस सिचुएशन को उस वक्त के लिए एनालाइज करें कि आगे जाना मेरे लिए कितना यू नो अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, या फिर मेरे लिए नॉर्मल होगा। तो अगर ये पहले ही वो डिसीजन पे रुक जाते कि मैं वापस चला जाता हूँ तो इतना कुछ नहीं होता, बट उन्होंने क्या किया, ही चोज टू यू नो टेक दिस डिसीजन कि मुझे अपनी फैमिली से टाइम पे मिलना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं तो आगे जाऊंगा। एंड फाइनली आई थिंक ही वुड हैव वन डे थॉट कि यार ये गलत डिसीजन था, रॉन्ग डिसीजन था, और मुझे प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए था सिचुएशन को और वापस चला जाना चाहिए था। ऑल राइट, so with this we come to an end of our second story of the chapter 2 stories about flying, which is a black aeroplane। और इस black aeroplane की स्टोरी से आपको ये तो समझ आ गया कि भाई कभी भी डिसीजन लो तो सोच समझ के लो, कभी भी रॉन्ग डिसीजन लेकर फिर रिग्रेट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि टाइम लो, एक राइट डिसीजन लो। ट्राई टू यू नो डिस्कस विद योर फैमिलीज, अगर डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हो तो ट्राई टू डिस्कस विद द फैमिली, एंड ऑलवेज ट्राई टू सी द रेपरकशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा कोई भी सिचुएशन के लिए डिसीजन जब ले रहे हो तो डिसीजन के प्रोज और कॉन्स हमेशा देख लो, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो कि भाई क्या चीज़ें होने वाली हैं। रेपरकशंस यानी कि क्या बुरी चीज़ हो सकती है, जितना एक्सटेंड तक सोच सकते हो उतना सोचो कि भाई मैं ये डिसीजन ले तो रहा हूँ, बट क्या इससे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसकी वजह से मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसकी वजह से और कोई सफ़र कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ऑल क्लियर है देन गो फॉर दिस डिसीजन, अदरवाइज अगेन यू शुड थिंक अबाउट इट। डन, ऑल ओके। चलिए, मुझे लगता है आपको रियल जो कन्वे करना चाहते थे मैसेज ऑथर वो आपको समझ आ गया है, एंड यू आर ऑल यू नो क्लियर विद द कंप्लीट स्टोरी कि ब्लैक एरोप्लेन है क्या। एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, वो
भले ही फर्स्ट स्टोरी हो हिज फर्स्ट फ्लाइट या फिर ब्लैक एरोप्लेन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द पोएम जो कि इस चैप्टर में गिवन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. इट्स अ वेरी गुड ह्यूमरस कॉमिक पोएम. You would enjoy the poem. So we will meet with the poem in the next video very soon. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.